क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है बताया हुआ। फोर्स और मोमेंटम क्या चीज़ है? पहली बात ये, जो उनसे फोर्स होती है ये किसी जिस्म को हरकत देती है या हरकत देने में मदद देती है, या फिर किसी जिस्म को रोकती है या फिर रोकने की कोशिश करती है। जबकि जो उनका मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम एक जिस्म है, एक बॉडी है, उसके मास के और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके, उन दोनों के हासिले ज़रब के बराबर होता है मोमेंटम। ठीक है, ओके हो गया, ये इनकी तारीफ़ें थी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि एक मास m है, ये मूव कर रहा है, यानी कि इस पर एक फ़ोर्स लगी है, एक फ़ोर्स लगी है मास m पर, और ये मास m एक्सेलरेशन a के साथ मूव करता हुआ इनिशियल स्पीड पहले पकड़ता है और फिर फाइनल स्पीड तक पहुंच जाता है। एक फ़ोर्स F लगती है एक मास m पर, जब उसकी स्पीड पहली होती है तो उसे कहते हैं इनिशियल स्पीड, और जब वो मास रुकने वाला होता है तो उसकी स्पीड होती है फाइनल स्पीड, या फिर जहाँ तक हमने ली होती है स्पीड उसकी। जब मास रुक रहा होता है उसकी स्पीड तब क्या होती है, और जब मास चल रहा होता है उसको कहते हैं इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड के दरमियान इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है। एक्सेलरेशन था क्या? एक्सेलरेशन था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के तब्दील होने का टाइम, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, जब जैसे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में मास m गया है उस दौरान उसको कितना टाइम लगा है। वेलोसिटी में तब्दीली की एक्सेलरेशन जो सा होता है, ये vf में से माइनस करेंगे vi, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि वो टाइम कि जिसमें एक बॉडी इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड में मुंतकिल हुआ है। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले तो हमें इनिशियल स्पीड भी फाइंड होनी चाहिए, फाइनल स्पीड भी फाइंड होनी चाहिए और टाइम भी फाइंड होना, फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बहरहाल हम इसकी बात नहीं करने, आपने सिर्फ यही लिखना है कि एक फोर्स F है, वो एक मास m पर एक्ट किया है, और ये मास m जो सी है इनिशियल स्पीड vi के साथ मूव करता हुआ फाइनल स्पीड vf तक पहुंच चुका है। ठीक है, और इस दौरान इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या कहना है, यही यहाँ पर हमने, ठीक है ना, ये बात हमने कर दी है। अब उसके बाद जो सा मास m है, ठीक है ना, जब ये शुरू में इसने इनिशियल स्पीड पकड़ी थी, तब उसका मोमेंटम मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होगा, यानी कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा, और जो सी बाद में उसने स्पीड पकड़ी थी इस मास ने, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड के बाद आहिस्ता होकर जो सी स्पीड रुकने से पहले जो सी स्पीड थी उसे कहेंगे फाइनल स्पीड, यानी कि मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब यहाँ पर भी आ जाएगा। नहीं कि जब सिस्टम शुरू में था उसे कहेंगे इनिशियल मोमेंटम, और जब सिस्टम ख़त्म होने वाला था तब हम उसे कहेंगे फाइनल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mvi होगा। और व्हेन vf प्रोड्यूस्ड आफ्टर टाइम t, जब आफ्टर टाइम t के बाद vf क्या होगी, प्रोड्यूस होएगी, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mvf। इनिशियल स्पीड के लिए इनिशियल मोमेंटम, फाइनल स्पीड के लिए फाइनल मोमेंटम। व्हेन vi प्रोड्यूस्ड pi इज इक्वल टू mvi, ठीक है ना। व्हेन फाइनल स्पीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर टाइम t, तो फिर pf इज इक्वल टू mvf। अब हमें पता है कि तफरीक करेंगे, अब फाइनल मोमेंटम में से माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम में से माइनस किया इनिशियल मोमेंटम, तो फ्री करेंगे इन दोनों को, इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। ठीक है, mvf माइनस mvi। अब हम क्या करेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे, यानी कि यहाँ पर नीचे हमने तकसीम कर देना टाइम t को। क्यों टाइम t को तकसीम किया? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पता चल जाता है क्यों हमने टाइम t को तकसीम किया। तकसीम करेंगे टाइम t को, इन दोनों में तकसीम करेंगे ताकि हमारी ये इक्वेशन है ये बराबर ही रहे।
तकसीम करेंगे टाइम टी से, और फिर उसके बाद आगे है मैस, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, वी एफ में से माइनस कर देंगे वी आई, फिर ओवर फिर टी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी एफ में से माइनस करेंगे पी आई, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में से माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम ओवर टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। अब एम ए क्यों है, हमें सबसे पहले शुरू में ही कह दिया था कि जो सा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस बी आई ओवर टी होता है, इसलिए हमने टी को माइनस किया है ताकि हमारे पास ये रिलेशन आ सके। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इधर आ गया। अब ये फोर्स क्यों आया है, ये फोर्स क्यों है, अब हम पीछे पड़ चुके हैं। अब ये देखें, ठीक है, अब एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ पर एफ क्यों है, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू आ गया, पी एफ में से माइनस करेंगे पी आई ओवर टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलेशन बन गया फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स हमेशा जैसे वो टाइम के बराबर होगी, इसमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, और इसका फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये बदलते हुए मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पर एम वी आई है और एम वी एफ है, इन सब की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ को। ठीक है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को ही होगी, इस तरफ को ही होगी ना। बस यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि फोर्स हो हमें, या फिर मोमेंटम हो, या फिर वेलोसिटी हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, इन सब की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, जहाँ पर मैस एम की डायरेक्शन होती है वहाँ पर होती है इन सब की डायरेक्शन। समझ आ गया हमारे पास, समझ आ गया भाई, ऐसे होना है ये वाला। ठीक है ना क्वेश्चन। अब आगे आते हैं जी, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या कहता है हमें। सबसे पहले तो हमें आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा इज्साम बाहरी इन्वायरमेंट से, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से कटे होते हैं, यानी कि बाहर से कोई फोर्स इन पर अमल नहीं कर रही। जब बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो अंदर जो सी फोर्स हमने इसको दी है वही फोर्स पर ही ये मोमेंटम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। यानी कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें आपस में टकराने वाले जितने भी इज्साम हैं उनका ऐसा मजमुआ कि जिस पर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो। मजमुआ क्यों लिखा है अभी हमें पता चल जाएगा, ये मजमुआ की समझना ही आपको, ये अभी हमें पता चल जाएगा कि मजमुआ क्यों लिखा है हमने। देखिए ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही और सिस्टम में मौजूद हर मैस का, ठीक है ना, सिस्टम में मौजूद उन इज्साम का मजमुआ, यह हमें कहते हैं जी आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम के जिसमें आपस में टकराने वाले जितने भी इज्साम हैं उनका ऐसा मजमुआ कि जिस पर कोई फोर्स अमल ना करे। बस हमने ये कहना है कि यहाँ पर जो सी फोर्स होगी ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हमारी जितनी भी फोर्स हमने दी है इस सिस्टम को वही रहेगी। बाहर से तो कोई किसी फोर्स ने एक्ट करना नहीं है। जब एक्ट नहीं करेगी तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये सिस्टम खोल देते, ठीक है ना, तो हवा जो सी थी ये आती अंदर, तो हवा के आने से ये मैसेज जोन से थे ये ऐसे झूल रहे थे, ये मैसेज ऐसे जोन से थे। मिसाल के तौर पर ये पेंडुलम है, ये मैस एम है, ये अपनी स्पीड में पहले झूल रहा था, पहले अपनी स्पीड में झूल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सिस्टम को उठाया तो ये मैस एम जोन सी हमने स्पीड दी थी ना, जोन सी हमने इसको फोर्स दी थी, ये उस पर अमल करने की बजाय जोन सी हवा की फोर्स इस पर लग रही है, ठीक है ना, हवा जब ये मुखालिफ सिमत में होगी तो ये ऐसे मूव करेगा, तो ये एकदम ये ऐसे इधर को मूव करेगा, ना कि ये पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। फिर इस तरह सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जो उनसे हमने फोर्स दी है उससे ज़्यादा फोर्स हवा उसे दे रही है। ठीक है, सिस्टम हो गया डिस्टर्ब। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया
तो हम समझेंगे भाई ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि हमने जो सी फोर्स लगाई थी ना ये इस मैस पर अमल नहीं कर रही, ठीक है ना। यानी कि ये मैस जो सा है उस फोर्स को कंज्यूम नहीं कर रहा सही तरह से, और जो सी बाहरी फोर्स है वो इस पर एक्ट कर रही है, ठीक है, जिससे ये सिस्टम हो गया गड़बड़। ये एक मैस, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम जिसे कहते हैं कि जिसमें कोई बाहरी फोर्स अमल ना करे, और जो सी हमने इसको लगाई है फोर्स, सिर्फ़ और सिर्फ वही फोर्स ही सिस्टम के अंदर रहे। और तुम्हें मैसेज, ये एक मैस है ना, ठीक है ना, इसलिए हम मजमुआ नहीं लिखेंगे। कि अगर यहाँ पर दूसरा मैस होता तो हम इन दोनों के मजमुए को जब हम ऐड करते तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाता, ठीक है ना। मैस और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है mv, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा था, दूसरा मैस, ठीक है ना, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है v, तो इन दोनों के मजमूए को जब हम ऐड कर देते तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम या फिर फाइनल मोमेंटम आ जाता। अभी हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम जो सा होता है फोर्स दाखिल नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी कि एफ नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं उन सब के मजमूए को हम नेट फोर्स कहते हैं। चूँकि यहाँ पर बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सिस्टम जब हम टकराते हैं, वो टकराने वाले इज्साम है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने सिर्फ बात करनी है कि मोमेंटम कांस्टेंट क्यों हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट हुआ है क्योंकि हमने जो सी फोर्स लगाई थी उसी वेलोसिटी से, उसी फोर्स जो सी हमने लगाई थी इस सिस्टम में, ये मैस सिर्फ और सिर्फ उसी फोर्स की लगाई हुई वेलोसिटी पर जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने, ठीक है ना, ये वेलोसिटी जो सी होगी ये शुरुआत में ये है जी 30 मीटर पर सेकंड, तो ये 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स अमल करेगी नहीं। जब बाहर से कोई फोर्स अमल करेगी नहीं तो यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर जो सी फोर्सेस होंगी एक्सटर्नल फोर्सेस, वो क्या हो जाएंगी, कम। जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी जो सी इस स्पीड को कम कर सके, तो इतनी ही स्पीड रहेगी, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैस मिसाल के तौर पर यहाँ पर है जी 3 kg का, तो p इज इक्वल टू कीमत दर्जी 3 और 30, तो p इज इक्वल टू 90 न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब ये न्यूटन सेकंड हो गया, ओके हो गया। ये मोमेंटम क्या हो गया, न्यूटन सेकंड, 90 न्यूटन सेकंड, जो कि इनिशियल मोमेंटम इतना, यानी कि इसका मोमेंटम इतना ही होगा, 90 ही होगा। 90 से कम हो सकता है लेकिन इतना ही हो सकता है, ये 90 ही हो सकता है, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लगेगी नहीं। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगी तो ये फिर, ठीक है ना, इस पे इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं होगा। जब इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं होगा तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट ही रहेगा, 90 ही रहेगा, ठीक है ना। और सिस्टम काफ़ी देर तक चलता रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगी उस सिस्टम पर तो वो सिस्टम काफ़ी देर तक चलेगा, ठीक है ना। मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें m1 मैस ये है जी और m2 मैस ये है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इसका इनिशियल मोमेंटम हमने निकालना है। तो यहाँ पर ये आइसोलेटेड सिस्टम है कि जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही, हमने इसका इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए पी आई इज इक्वल टू टकराने से पहले का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालना है इसका, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, कि पी आई इज इक्वल टू m1, यानी कि दोनों मैसेस दोनों के मोमेंटम का मजमुआ, दोनों मैसेस के मोमेंटम का मजमुआ। इसलिए तो हमने वहाँ पर मजमुआ लिखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा मैसेज होंगे तो उनका मजमुआ इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा।
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ठीक है ना। इन दोनों की वेलोसिटीज़ को जमा किया और मैसेज को जमा किया, ठीक है ना। इन दोनों के मोमेंटम्स को जमा किया, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। फिर इसी तरह जब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों उधर जाकर टकरा जाएंगे, जब ये टकराएंगे ना तब इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। एक की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, एक की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे कोई गाड़ी है, वो किसी गाड़ी से टकराती है, तो एक गाड़ी है जी, ये दूसरी गाड़ी से टकराती है, गाड़ी है ये वाली गाड़ी से टकराती है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये गाड़ी इधर की तरफ मूव कर जाएगी वेलोसिटी v से। पहले इसकी वेलोसिटी कोई और थी, टकराने के बाद कोई और होगी, और इसकी वेलोसिटी कोई और थी, ठीक है ना। टकराने के बाद ये इस तरफ को मूव कर जाएगी। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटीज़ तब्दील हो जाएंगी टकराने के बाद, क्योंकि जौन सी फोर्स है, जौन सी एनर्जी है ना, एनर्जी या तो साउंड की शक्ल में खारिज होगी या फिर टकराने से जौन सी फोर्स पैदा हुई है उससे खारिज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी जौन सी है वो शोर की शक्ल में खारिज हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जौन सी ये टकराने के बाद जौन सी स्पीड थी वो उतनी ही रहती है और ये नीचे गिर जाती है शोर की शक्ल में। मिसाल के तौर गाड़ी है, गाड़ी जब ये टकराती है तो ये शोर की शक्ल में उधर की तरफ जाती है, यानी कि अपनी जो सी स्पीड है वो कम करना चाहती है। स्पीड कम करने के लिए वो एनर्जी खारिज करती है शोर, नॉइज़ की शक्ल में। नॉइज़ की शक्ल में अगर वो खारिज नहीं होती तो फिर क्या करती है कि रोड और फिर वो ब्रेक्स लगाती है। जब ब्रेक्स की शक्ल में वो खारिज नहीं होती तो फिर वो क्या करती है, वो कलाबाजियाँ खाती है ताकि एनर्जी किसी ना किसी सूरत में वो ख़त्म हो जाए ताकि मैं रुक जाऊँ, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ पर भी वही हुआ है कि ये दोनों मैसेज हैं, ये आपस में टकराए हैं, इसकी वेलोसिटीज़ v1 हो गया, इसकी वेलोसिटी v2 हो गया। अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या था, pf इज इक्वल टू mv1 प्लस m2v2। अब हमें पता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या सेम ही रहेंगे। क्यों सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहरी फोर्स तो अमल करेगी नहीं। जब बाहरी फोर्स अमल नहीं करेगी तो ये जोन सा है, ठीक है ना, ये पूरा जोन सा है सिस्टम ये कांस्टेंट ही रहेगा कि जितनी फोर्स हमने लगाई है ये उतनी ही फोर्स में ही ये सारा सिस्टम। यहाँ पर चूँकि बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही इसलिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अमल करेगी, इसलिए जोन सा इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा। यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी इधर ही आ जाएगी, ठीक हो गया, ओके हो गया, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को फाइनल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, दर्ज कर देंगे। टकराने से पहले m1u1 प्लस m2u2 थी, m1v1 प्लस m2v2 थी, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, ये टोटल मोमेंटम हमारे पास आ गया, यानी कि ये कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमारे पास ये आ गई। फिर इसी तरह हम गोली की एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर पिस्टल है, इसका मैस m है और ये जिस स्पीड के साथ पीछे की तरफ मूव करती है वो कैपिटल V है। क्यों पीछे की तरफ मूव किया, क्योंकि गोली आगे की तरफ मूव की है ना। जब गोली आगे की तरफ जाएगी, जब ये गोली पिस्टल में से निकलेगी तो ये इसका मैस और वेलोसिटी इसके बराबर थोड़ी ना है, इसका मैस कुछ हो रहा है, इसका मैस पिस्टल का कुछ हो रहा है, इसलिए चूँकि स्मॉल m लिख दिया। इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ कम है, ठीक है ना। क्यों कम है मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वेलोसिटी स्मॉल v से ज़ाहिर करेंगे। अब पीछे की तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि जब ये जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर बलून की एग्जांपल ले लो कि बलून भी ऐसे ही करता है कि आगे से हवा छोड़ता है और पीछे की तरफ मूव करता है। जब ये गोली निकलेगी या कदम स्पीड के साथ तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी, इस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है ना, जो इसके ऑपोजिट होगी, यानी कि न्यूटन का तीसरा कानून यहाँ पर होगा
ओबे होगा। न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक हमने एक्शन किया और इसके रिएक्शन की सिमत में एक फ़ोर्स लगी जो कि ये सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ और मिकदार में सेम है, ठीक है। फोर्स इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, यानी कि जिस स्पीड से खारिज हुई है ना फोर्स, जिस फोर्स के साथ ही खारिज हुई है वो दोनों सेम है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर ओबे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम, जब यहाँ पर जब हमने फायर नहीं किया था तब इनिशियल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, रेस्ट में था सारा सिस्टम, तो ज़ीरो था। फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ, हमने mv मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब गोली का, फिर प्लस कर दिया मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब पिस्टल का। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब हम मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कर देंगे और ज़ीरो इज इक्वल टू mv प्लस mv, ठीक हो गया। अब चूँकि हमने वेलोसिटी ऑफ इसकी निकालनी है पिस्टल की, कि पिस्टल किस वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ मूव हुई है, ठीक है। तो ये mv उधर चलाएगा, माइनस mv हो जाएगा, और ये कैपिटल M इधर नीचे आ जाएगा। ये माइनस का ज़ाहिर कर रहा है, माइनस ये ज़ाहिर कर रहा है कि इन दोनों की जो सी डायरेक्शन है पिस्टल की और गोली की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, इसलिए माइनस आ गया है। जब मैस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मैस होगा उतनी ज़्यादा, यानी कि पिस्टल का मैस क्या था, ज़्यादा, पिस्टल का मैस क्या था, ज़्यादा, उसका मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या थी, कम। इसी तरह जो सी ये है, क्या नाम है इसका मैस कितना है, इसी तरह पिस्टल, इसी तरह ये जो सा फार्मूला हमें ये भी बताता है कि mv के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन होगा। मिसाल के तौर पर ये भी बात याद रखनी है, जब भी कोई डॉटेड में ऐसे आ जाए तो इनका मतलब क्या है, ये इन्वर्सली रिलेशन में है। अगर कोई ऐसे आ जाए, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक्स ऐसे आ जाए ना, इसका मतलब भी इन्वर्सली रिलेशन ही होता है, यानी कि ए के बढ़ने से दूसरी कम होगी, ए के बढ़ने से दूसरी कम होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों एक साथ बढ़ेंगी, जैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे ही फोर्स बढ़ेगी। ओके हो गया, समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, ये हम बस मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, ये इसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है ना, ये बस ऐसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या है, जब मैस है, गोली का मैस अगर कम होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये लो प्रूव हो गया, हमने यही तो प्रूव करना था कि अगर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कम क्यों है भाई, एक्शन के न्यूटन का तीसरा लॉ तो कहता है भाई ये डायरेक्शन अगर हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि एक दूसरे के मुखालिफ होता है और मिकदार में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी मिकदार कम है और इसकी मिकदार ज़्यादा है वेलोसिटी की। ये क्या चक्कर है? हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून इसलिए बनाया है क्योंकि हमें पता चल सके कि ये जो सा वेलोसिटीज़ में फ़र्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, मोमेंटम ये न्यूटन का तीसरा लॉ क्यों नहीं ओबे हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी यहाँ पर, इसका मैस क्या था, ज़्यादा। इसका मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड क्या हुई है, कम। जबकि इसका जो सा है वेलोसिटी है, इसकी गोली की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। इसकी वेलोसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैस कम है। बस हमने प्रूफ कर दिया कि जो सी पिस्टल की पीछे की तरफ हरकत है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके मैस पर डिपेंड कर रही है, और इसकी जो सी मूवमेंट है गोली की, ये भी इसके मैस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि वेलोसिटी मैस पर डिपेंड करती है। मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। ओके हो गया? इसी तरह वाइस वर्सा भी होगा। अब आगे हम रॉकेट की भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रॉकेट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, पीछे से गैसेस खारिज कर रहा है। अब गैसेस की स्पीड और रॉकेट की स्पीड, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हम ऐसे कैलकुलेट, जब हम यहाँ से रॉकेट नहीं जा रहा था ऊपर तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो, और फाइनल मोमेंटम मैस इसका, ठीक है ना, रॉकेट का मैस है जी कैपिटल M और इसकी स्पीड है जी कैपिटल V। अब इसी तरह जो सा ये है जी, फिर उसके बाद हमने इन दोनों, और यहाँ पर जो सी गैसेस खारिज हो रही हैं इनका मैस है जी M और वेलोसिटी है जी V। Pf इज इक्वल टू इन mv
का हासिल ज़रब और mv के हासिल ज़रब, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि पूरे सिस्टम को जब हम ऐड करेंगे, ये वैसे ही है जैसे हम नेट फोर्स को ऐड करते हैं जी, यानी कि जितनी भी फोर्सेस ऐड हमल कर रही हैं जिस्म पर, उन सबको ऐड करते हैं हमारे पास नेट फोर्स आया था। इसी तरह मोमेंटम में भी यही है कि जितनी भी मोमेंटम के फार्मूले को यूज़ करते हुए तमाम को हम ऐड करेंगे, mv प्लस mv ऐड कर दिया और फाइनल, अब हमें पता है कि कंजर्वेशन कानून के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पर भी हमने यही नतीजा अखज़ किया है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसका मैस ज़्यादा, इसका मैस गैसेस की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, जबकि गैसेस की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसका मैस कम है, गैसेस का मैस कम है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी इसकी ज़्यादा, कि ज़्यादा स्पीड के साथ ये खारिज होंगी। ओके हो गया, जिससे इसको फोर्स मिलेगा और ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी जाएगी इसकी।